भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगले पड़ाव पर हम लोग रॉलेट एक्ट की चर्चा कर रहे थे। रॉलेट एक्ट था क्या, क्यों लाया गया? तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और लड़ाई में अंग्रेजों ने वादा किया था महात्मा गांधी से कि आप भारतीय के साथ मिलकर हमारी मदद कीजिए, अगर हम जीत जाते हैं, ब्रिटिश सरकार की विजय होती है प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। किंतु जब ब्रिटिश सरकार की विजय हुई प्रथम विश्व युद्ध में, तो ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी ने उनके वादा को याद दिलाया कि भाई अब तो आप जीत गए, अब हमको क्या कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी देने के बजाय उल्टे समझ लिया कि अब अगर हम नहीं देते हैं आज़ादी इसको, तो भारत में बड़ा विरोध शुरू होने जा रहा है और वो हमारा वादा खिलाफी के खिलाफ में, मतलब इसके विरोध में लोग ये आंदोलन करेगा, तो निश्चित तौर पर हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पहले ही वो कानून बना दिया। उस कानून की विशेषता क्या थी? तो उसमें था कि भारत के लोग अगर कुछ करते हैं, थोड़ा भी सरकार के विरोध में अगर कुछ बोलते हैं, तो बिना किसी मुकदमा चलाए हुए उठाकर इनको जेल में रख दिया जाएगा। बिना मुकदमा चलाए हुए उठाकर जेल में रख दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी नहीं बताया जाएगा कि कौन आदमी आप पर केस किया है, और जज एकदम फ्री रहेगा, वो कुछ भी फैसला ले सकता है। इस तरह का कानून बना दिया गया। इसी कानून को कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो यह अधिनियम था 1919 ईस्वी का, जो भारत के ऊपर एक काला धब्बा था, एक कानून बनाकर उल्टे थोप दिया गया और किसी को भी किसी वक्त उठाकर जेल में बंद किया जा सकता था। अब परिस्थिति हो गई कि हमारे देश के नेता लोगों ने सोचा कि अब तो बड़ा विकट स्थिति आ रहा है। तो उसी समय हमारे यहाँ के जो लोग उस समय सदन में थे, ब्रिटिश काउंसिल में, यहाँ मतलब दिल्ली में बैठते थे हमारे देश के सदन में, तो उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। कहा कि नहीं, हम लोग अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब ये हमारे देश में उल्टा कानून बन रहा है, विरोध करना शुरू कर दिया। रिजाइन देकर लोग चला आया। तब तक डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों आदमी जो विरोध कर रहे थे, इनको पकड़कर और सीधे काला पानी की सजा दे दिया गया। काला पानी मतलब समझ रहे हो ना, अंडमान निकोबार जेल में ले जाकर डाल दिया गया। इसी के विरोध में यह बड़ी घटना हो गई और इसी के विरोध में हमारे देश के जो नेता लोग थे, महात्मा गांधी के साथ साथ कुछ और नेता लोग थे, इन लोगों ने 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर उनके यहाँ लोग जाकर और एक मेमोरेंडम दिया, स्मार पत्र, कहा कि ये कानून गलत है, आपने हमसे जो वादा किया था उल्टे वादा खिलाफी भी किया और साथ साथ वो कानून भी उल्टा बनाकर भेज दिया। हम इसका विरोध करते हैं संपूर्ण भारतीय मिलकर, और आप इसको यथाशीघ्र महारानी विक्टोरिया को भेज दीजिए इंग्लैंड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ, ताकि उनको पता चले कि भारत के लोग विरोध करने के लिए तैयार हो गया है। अब यहाँ पर विरोध शुरू हो गया इसका। तो सब लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल 1919 को दिन निश्चित किया, कहा कि यही दिन हम लोगों को विरोध करना है। और ब्रिटिश सरकार को मालूम हुआ तो ब्रिटिश सरकार पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगवा दिया। कर्फ्यू जानते हैं ना, कि रोड पर निकल नहीं सकते हैं, दुगड़ा चार जमा नहीं हो सकते हैं एक जगह, ये लगवा दिया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को क्या था, जरा इस पर गौर करेंगे। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो सिख लोगों का बहुत बड़ा मेला 13 अप्रैल को, हर साल 13 अप्रैल को लगता था। 13 अप्रैल 1919 को मतलब खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी, 13 अप्रैल को किया था। खालसा पंथ की स्थापना किया था 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल का दिन सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन लोहरी का त्योहार मनाते हैं। बैसाखी, लोहरी वही होता है, बैसाखी वही होता है। तो वहां पर बैसाखी का त्योहार मनाते हैं, पंजाब के लोग बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। तो इस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाते हैं पंजाब के लोग। और साथ साथ इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सिखों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए। तो सिख लोग आए हुए थे मेला घूमने अमृतसर में। अमृतसर में ही बहुत बड़ा मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। तो वो लोग मेला घूमने आया हुआ था अमृतसर, और साथ साथ
बैसाखी का त्योहार था तो बड़ी खुशी का दिन था पंजाब में, तो ऐसा समूह लोग निकला हुआ था रोड पर और नेता लोग वही दिन समय निर्धारित कर दिया कि सारा लोग रहेगा अमृतसर में, पूरे पंजाब का लोग कहाँ आ जाएगा अमृतसर में, काफी भीड़ रहेगी तो विरोध करने में वही दिन बनेगा। सब नेता लोग तो ये सोचता है कि वो लोग भीड़ हो जाए, ये ना सोचता है। बस उसी दिन निर्धारित किया गया। अब सारा लोग अमृतसर पहुंचा हुआ था। महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत सारे नेता लोग जो जलियांवाला बाग जो था उसके अंदर थे। वो बाग क्या था, तो चारों बगल घर बना हुआ था और इतना ना घर था कि बाग के अंदर में थोड़ा सा फील्ड था, मैदान था, उसमें घुसने के लिए रास्ता उसका बहुत चौड़ा उड़ा नहीं था, पतला रास्ता था, क्योंकि चारों बगल से घर था तो गलिए गलिए रास्ता था। वही गली में लोग घुस घुस के और लगभग 5000 आदमी उस ये माने जलियांवाला बाग में जमा हो गया था। तो छोटा सा जगह चुना जाता है, क्या है कि भीड़ एकदम बुझाए, छोटा सा जगह रहेगा, आदमी रहेगा कम हो तो यो क्या रहेगा, भीड़ लगल रहेगा ना, तो लोग के बुझाएगा, सरकार के बुझाएगा कि बड़ी भीड़ लगा हुआ है, तो ऐसा लोग जगह चुनबे करता है। तो नेता लोग तो गलती करके चुन दिया उसको, जलियांवाला बाग को। अब वही में लोग घुस गया। अब इधर से मुंह था, एक वो पाथर रास्ता था निकलने के लिए, अंदर में मीटिंग हो रही थी और एक बड़ा सा कुआं था, उसमें एक बड़ा कुआं था। अब जैसे ही मीटिंग शुरू हुआ तो ये वो तो भीड़ के लिए टाइम निर्धारित किया हुआ था 13 अप्रैल को। एक तो बैसाखी का दिन था, दूसरे ऊपर से खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 100 बड़ा लोग मेले घूमने आ गया था अमृतसर में। तो परिस्थिति थी कि जो भी सुना अमृतसर में कि गांधी जी आए हुए हैं, अब भाषण दे रहे हैं, अब सारा लोग घुस गया कहाँ, वही में जलियांवाला बाग में, वही भीड़ में और भीड़ बढ़ गई। अब जब पता चला इसको जनरल डायर को, तो जनरल डायर वहां पर कमांडर था, ब्रिटिश सरकार का सैनिक का कमांडर था। अब वो देखा कि कर्फ्यू लगा हुआ है, इतना लोग का ये यहाँ इकट्ठा हो गया। कर्फ्यू में लोग इकट्ठा होता है नहीं, और यहाँ कर्फ्यू में भी 5000 लोग इकट्ठा हो गया है। वो आया ने पूरे कुछ समझा नहीं, और सीधे गेटवा पर खड़ा हो गया, अब बिना कुछ चेतावनी दिए हुए चलाओ गोली चलाने का आदेश कर दिया, फायर करो। तो 1650 राउंड गोली चली वहां, 1650 राउंड गोली चली। और इतनी गोलियों में कितने लोग मरे होंगे तो स्पष्ट हो सकता है ना। तो ब्रिटिश सरकार का जो ये डिप्टी कमिश्नर था वहां का अमृतसर का, तो उनके सरकारी रिकॉर्ड में लिखा हुआ मिला कि 484 लोग वहां पर मारे गए। 142 आदमी तो खाली कुआं में से निकला, क्योंकि लोग भगदड़ मचा तो लोग तो भागा, तो कुआं में कुछ ढकेला गया, कुछ गिर गया, कुछ जानबूझ के कूद गया कि कुआं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे, सूखा हुआ कुआं था। लोग तो कुआं में भी कूदने लगे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा। अब 142 आदमी कुआं में मिला, सोच सकते हो कितना ऊपर से चपा गया होगा, लोग दम घुटा होगा कि नहीं घुटा होगा। तो 142 आदमी सिर्फ कुआं में मिला था, इतना लाश वहां मिला। बाकी टोटल लाश मिला 484, जिसमें 41 को नाबालिग बच्चा सब भी था, छोटा छोटा, और 6 महीना का एगो बच्चा मिला। तो ये सब लोग तो गए थे मेला घूमने, ये बच्चा सब क्या करने जाएगा, विरोध करने गया था कोनो नहीं। सच यही था कि लोग गया था मेला घूमने और सुना कि गांधी जी आए हुए हैं, वो सब लोग घुस गया उसी में। तो परिस्थितियां ये थी, यही हत्याकांड हो गया, इतने लोग मर गए। यह भारत में, और भारत में नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत में कहा जाए तो सबसे बड़ा काला अध्याय था। पूरे दुनिया में भर्त्सना हुई अंग्रेजी सरकार की। पूरे दुनिया के लोगों ने अपने अपने अखबार में अंग्रेजी सरकार को बहुत कोसा कि ऐसा जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आप लाख कुछ भी किए, विरोध का जवाब मिलता है, लेकिन गोली से इस तरह से नहीं मिलता है ना कि आप इतने लोगों पर निहत्था भीड़ पर वो बंद करके गेट गोली चलवा दीजिएगा। तो यह बात तो ठीक नहीं हुई और इसके विरोध में पूरा भारत खलबला गया। तो यही एक घटना थी रॉलेट एक्ट, जिसने पूरे भारत में आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया। और तब जाकर पूरे भारतीयों में एक बार जोश आया कि नहीं, अब हर हाल में अंग्रेजों का विरोध करना है, और वहां से विरोध चालू हो गया। बस यही था हमारा रॉलेट एक्ट। यह क्या था, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड।